सीवान फतेहपुर बाईपास के सकस मैदान में लगा अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड मेला। दुबई थीम, सबसे बड़ा दावत झूला, बच्चों के खिलौने से लेकर महिलाओं के मेकअप और लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े। तो जल्दी आइए फतेहपुर बाईपास के सकस मैदान में लगे डिज्नीलैंड मेला का आनंद उठाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं इमरोज अहमद। सीवान की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ओसामा साहब, हिना साहब फिर से आरजेडी का दामन थाम लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि तेरा क्या होगा कालिया। अगर आप समझदार हैं तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है। आपने जैसे पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव में देखा कि हिना साहब ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा और 3 लाख के आसपास वोट वो लेकर के आई अकेले। आरजेडी ने जिस तरह से हिना साहब और शहाबुद्दीन परिवार को किनारा किया था, कहीं ना कहीं उसको बड़ा झटका मिला, जिसके बाद से अब अकल ठिकाने आई है और आनन फानन में ओसामा साहब, हिना साहब को आरजेडी में लिया गया है। आप याद कीजिए वो 17 महीने की सरकार जब आरजेडी और जदयू की सरकार गठबंधन में बनी थी, तो हिना साहब यानी शहाबुद्दीन परिवार को एकदम किनारे कर दिया गया था। सरकार 17 महीने चली। 17 महीने के बाद से फिर नीतीश कुमार ने अपना समर्थन खींच लिया और बीजेपी के साथ चले गए, जिसका नतीजा रहा कि सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद से चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में आरजेडी भी करारी हार खाई, जिसके बाद से तब हिना साहब को अपने साथ ले आई है। आपको बता दें कि हिना साहब ने पहले ही कहा था कि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, और उन्होंने बिल्कुल निर्दलीय चुनाव लड़ा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव का कान कौन फूंक रहा था। सवाल ये उठता है कि लालू यादव का कान कौन फूंक रहा था। आखिर इतनी जल्दी इतनी दूरियां कैसे बढ़ गई। यह पूरा खेल शुरू हुआ पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद से। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद से जिस तरह से तेजस्वी यादव, लालू यादव दिल्ली में मौजूद थे और शहाबुद्दीन परिवार भी दिल्ली में मौजूद था और अस्पताल में जिस तरह से वो लोग परेशान थे, आरजेडी का बड़ा लीडर कोई वहाँ नहीं पहुँचा। जिसके बाद से पहुँचने की बात तो दूर, किसी तरह की कोई स्टेटमेंट पार्टी के द्वारा या सख्ती, ऐसा कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया जिससे लगे कि पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी है। बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा, ना किसी ने विपक्ष में बोला, ना ही किसी ने पक्ष में बोला। उसके बाद से वक्त गुजरता गया। हिना साहब का पोस्टर लगा पटना में, राज्यसभा के लिए उनके समर्थकों ने लगाया। उसके बाद से भी आरजेडी ने यानी लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा भारती को भेज दिए राज्यसभा और हिना साहब के नाम पर विचार तक नहीं किया गया। उसके बाद से फिर कहीं ना कहीं पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो समर्थक हैं उनमें एक और आरजेडी में दूरियां पैदा हुई और शहाबुद्दीन परिवार भी धीरे धीरे किनारा करने लगा और अपने आप को साइलेंट मोड में रखने लगा। राजनीति भी हुई और जमकर राजनीति हुई। राजनीति हिना साहब ने जिस तरह से किया, अकेले चुनाव लड़ा। विपक्ष के जो नेता थे उन लोगों ने भी तारीफ़ किया था कि वाकई मैडम अब की बार जो चुनाव लड़ी हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से लड़ी हैं। हार जीत तो अपनी जगह पर है। जब कोई 4, 5 या 3 कैंडिडेट लड़ेगा तो किसी एक ही कैंडिडेट की जीत होगी। लेकिन हिना साहब की रणनीति जिस तरह से चली अब की बार, कोई कह नहीं सकता था कि हिना साहब लोकसभा चुनाव हार रही हैं। लेकिन वक्त के साथ कुछ और ही मंजूर था। हिना साहब फिर तीसरी बार चुनाव हार गई। उसके बाद से अब विधानसभा चुनाव 2025 का आने वाला है। इसी बीच हिना साहब की तबीयत ख़राब थी, वो पटना में एडमिट थी और यह जानकारी निकल कर आई, सूत्र बता रहे हैं कि विनोद जायसवाल जो एमएलसी हैं उन्होंने अहम भूमिका निभाई और लालू यादव, तेजस्वी यादव, हिना साहब और ओसामा साहब से अचानक मुलाकात करवा दी।
मामला तब धीरे धीरे अब बनना शुरू हुआ है। तो आपको बता दें कि जैसे ये खबर फैली कि हिना साहब, ओसामा साहब, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तमाम जो लोग हैं, इन लोगों की गुप्त मीटिंग चल रही है पटना में, ये रात की बात है और ये खबर आग की तरफ पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में फैल गई। और कहीं ना कहीं जो राजनीति लोग रोटियां सेक रहे थे, उनकी दुकान बंद होने के कगार पे आ गई। हालांकि उसके बाद से भी, इस मीटिंग के बाद से भी हिना साहब या शहाबुद्दीन परिवार की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। हालात बदलते गए, वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ साथ अचानक रात में खबर आई कि ओसामा साहब 4-5 दिन से पटना में ही मौजूद हैं, किसी की तबीयत ख़राब है, ऐसी सूचना मिली थी। हालांकि इसकी कंफर्म जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ऐसी जो सूचना मिली कि ओसामा साहब पटना में किसी की तबीयत ख़राब है, तो वो वहाँ पहुँचे हुए थे। उसके बाद से अचानक मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद से आज जो है हिना साहब और ओसामा साहब ने फिर लालू यादव, तेजस्वी यादव ने उन लोगों को अपना आरजेडी का सिंबल थमा दिया और फिर उन्हें अपने घर बुला लिया। घर वापसी के बाद से जो कई तरह के अफवाह भी बाजार में फैल रहे हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, कई तरह के राय जो देने वाले लोग हैं वो राय दे रहे हैं कि कोई कह रहा आना चाहिए था, कोई कह रहा था नहीं आना चाहिए था, तमाम वो बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात इसमें यह है, सवाल यह है, सोचने की बात यह है कि आखिर जो लोग राजनीति कर रहे थे, इन दोनों लोगों के बीच लड़ाकर या इन दोनों लोगों के बीच दूरियां फैलाकर आखिर उनकी दुकान का क्या होगा। और बिल्कुल यह कहना गलत नहीं होगा कि तेरा क्या होगा कालिया। यानी अब कुछ ही महीने रह गए हैं और विधानसभा चुनाव का ऐलान होना है। विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ अब आरजेडी के आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों की कद्दावत देता रही हिना साहब, जो कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी है और शहाबुद्दीन जी पार्टी में फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक, सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के, ओसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली। बड़ी खुशी की बात और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस हिसाब से फिरकाप्रस्त शक्तियां नीतीश जी के राज में आरएसएस, बीजेपी को फलने फूलने दिया गया, जहां केवल अभी नफरत की बात की जा रही है, उस दौर में बेहद जरूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें और जो उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट हों और बिहार में अमन, चैन, शांति का वातावरण रहे, साथ ही बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे। जो असल मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, पलायन का है, बिहार के विकास का है, लेकिन बीजेपी और मौजूदा एनडीए सरकार विकास की बात ना करके विनाश की बात करना चाहती है और उसी दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। बिहार की न्यायप्रिय जनता, ये बुद्ध की धरती रही, हमेशा से अमन, चैन, शांति का माहौल बना रहे, यही बिहार की जनता चाहती है। तो आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं और
सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत